हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 सिविक्स का व्हाट इज गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट होता क्या है। आपने इतनी बार सुना होगा कि सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, गवर्नमेंट ये करती है, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया। ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी छुट्टी क्यों नहीं कर रही है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे गवर्नमेंट ने इस टाइम कोरोना की वजह से क्या कर दिया, लॉकडाउन कर दिया। तो ये आखिर गवर्नमेंट है क्या, सरकार होती क्या है, सरकार से हम समझते क्या है। हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमने गवर्नमेंट सुना तो शब्द बहुत बार है, लेकिन उसका रोल क्या है, इंपॉर्टेंट रोल, कैसे वो क्या काम करती है और कैसे वो डिसीजन लेती है। ठीक है, क्या डिफरेंस है कि अलग अलग तरह की गवर्नमेंट में गवर्नमेंट कितनी तरह की होती हैं, ये सारी चीज़ें। अब इसमें ना यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है और साथ में आपको एक एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में ये कहा है कि आपको बताना है कि ये जो न्यूज़ है, इन न्यूज़ कटिंग से आपको क्या पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है। पहले न्यूज़ कटिंग यहाँ पे ये कह रही है कि गवर्नमेंट को जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, यानी कि वो वर्कर जिनकी जो सैलरी होती है वो फिक्स नहीं होती, जो ऐसे लोग होते हैं कि सिर्फ एक दिन का काम मिलता है, उन्हें उसी दिन के पैसे मिलते हैं। ये नहीं है कि उनकी जॉब लग रही है तो पूरे महीने जाएंगे, पूरे महीने पैसे लेंगे। ठीक है, तो उन्हें अनऑर्गेनाइज वर्कर्स कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो घर बनाने मिस्त्री वगैरह आते हैं या फिर कुछ और लोग ऐसे काम करने आते हैं, तो उनका क्या होता है, जिस दिन वो आएंगे सिर्फ उसी दिन की सैलरी मिलेगी उन्हें और कुछ नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि पूरे महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि वो पूरे महीने ही पैसे लेंगे, ऐसा नहीं होता उनके साथ। तो गवर्नमेंट को उनके अधिकारों का भी रक्षण करना चाहिए। पहली न्यूज़ तो ये है, यानी कि गवर्नमेंट लोगों के कामों में भी इंटरफेयर करती है कि कौन किसके अधिकारों को कैसे रक्षण देना चाहिए। इसके अलावा न्यूज़ दे रखी है कि फ्लड से टैकल करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ही डिटेल्ड प्लान बनाने वाली है, सरकार ने ये कहा है। ठीक है, यानी कि सरकार का काम ये भी है कि बाढ़ वगैरह से देश को बचाए। ठीक, तीसरा काम वो कह रही है कि अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि अब जो अनियन के प्राइजेज हैं वो फिक्स कर दिए जाएंगे, क्योंकि इतनी कमी नहीं है प्याज की। यानी कि गवर्नमेंट हमारे मार्केट में हमारे जो प्राइजेस हैं, यानी कि कितने पैसे की कौन सी चीज़ बिकने वाली है, उसको भी कंट्रोल करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जज होने चाहिए और ज़्यादा, 5 मोर जजेस, यानी कि 5 और ज़्यादा जजेस होने चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट जजमेंट देने वाली जो कमेटी है ना, जुडिशरी, जहाँ पे हमारे जज बैठते हैं, उनका भी काम देखती है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं पावर सेक्टर को, यानी कि जो आपकी बिजली वगैरह आती है, कोयला वगैरह जो होता है, उस वाले सेक्टर में अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करे हैं। यानी कि गवर्नमेंट इस सेक्टर में भी काम करती है। अब उसके बाद कह रहा है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि 15,000 विलेजेस को इस समय कुछ कमियां झेलनी पड़ेंगी। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट को बहुत ही नेगेटिव काम रहा है, यानी कि गवर्नमेंट गाँवों तक देखती है। अब गवर्नमेंट क्या देख रही है, हमारी मार्केट भी देख रही है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो हमारे घर में बिजली आ रही है वो भी, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, जैसे माइग्रेंट वर्कर का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, अनऑर्गेनाइज वर्कर का वो भी देख रही है। फ्लड वगैरह कुछ हो जाती है वो भी गवर्नमेंट का ही काम है। सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन होना चाहिए, यानी कि बाकी सारे ऑफिस में कौन कौन होना चाहिए, ये भी गवर्नमेंट का ही काम है। तो गवर्नमेंट इन शॉर्ट करती तो बहुत सारा काम है। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये कैसे चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें। तो अब देखो, वो आपको समझाने धीरे धीरे। हर कंट्री को ज़रूरत होती है गवर्नमेंट की डिसीजन लेने के लिए। भाई कोई तो डिसाइड करने वाला होना चाहिए, वरना तो जिसका जो मन करेगा वो करेगा। ठीक है, अगर आपके स्कूल में कुछ रूल्स ना हो, ठीक है, तो फिर आपके शांत बैठोगे क्लास में जाके, नहीं बैठोगे, शोर मचाओगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि डिसीजन ले। ठीक है, अगर मान लो कोरोना वायरस फैलता और गवर्नमेंट नहीं है किसी जगह की, एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये कोविड-19 फैला और वहाँ की गवर्नमेंट नहीं है, तो कौन बताता कि भाई तुम्हें घर में बैठना है, और कौन किसी की सुनता, क्यों ही सुनता कोई किसी की। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट को होना ज़रूरी हो जाता है, जो कि डिसीजन लेती है। किस किस से रिलेटेड हो सकते हैं वो, जैसे मान लो सड़क बनवाना है, कहीं स्कूल बनवानी है कहीं, या फिर प्राइस कैसे सेट होने चाहिए। अगर मान लो प्याज के प्राइजेज हैं, यानी कि जो पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई प्याज, तो गरीब लोग तो खा ही नहीं पाएंगे खाना, है ना। तो फिर ऐसी ही चीज़ें भी गवर्नमेंट को देखनी पड़ती हैं। इसके अलावा बिजली कहाँ पे ज़्यादा आ रही है, कहाँ पे कम है, ज़्यादा महंगी तो नहीं जा रही है, सस्ती पहुँचे। अगर बिजली नहीं होगी तो आज के टाइम पे देखो आप लोग कंप्यूटर, फ़ोन, आपका चार्ज वगैरह कैसे करोगे। इसके अलावा टीवी चलाना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बिजली से रिलेटेड है। और ये तो खैर हमारी लाइफ होगी, लेकिन जो लोग खेती करते हैं, खेती में उन्हें क्या चाहिए, ट्यूबवेल्स देखी होंगे ना, ट्वेल्व में पानी बहता है, तो वो भी तो बिजली से बहता है, तो उनकी तो रोजी रोटी है। तो बिजली इतनी इंपॉर्टेंट है, तो बिजली के एक्सेस भी वही देखते हैं। इसके अलावा जो भी सोशल इश्यूज़ होते हैं, जैसे गरीबों के लिए प्रोग्राम चलाना, कि कोई गरीब है उसके लिए काम करना, रेलवे स्टेशन, रेलवे सर्विसेज और पोस्टल, यानी कि जो आपने डाकिया देखा होगा, ये सारे काम भी गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। और क्या गवर्नमेंट जॉब करती है, गवर्नमेंट जॉब करती है कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ को सुरक्षित करने के लिए। आपने न्यूज़ देखा होगा ना कि अभी कि चाइनीज़ लोग हमारे देश की सीमा पर आए और हमारे यहाँ के 20 सैनिक अनफॉर्चुनेटली शहीद हो गए, और अब सभी लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इन्हें रिप्लाई करे। तो गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है कि हमें बाउंड्री को सुरक्षित रखें। इसके अलावा
शांति से रिलेशन बनाए दूसरी कंट्रीज़ के साथ। अब हमेशा तो लड़ाई नहीं हो सकती, अगर आपको बातचीत भी करनी है तो बातचीत भी गवर्नमेंट ही करेगी। इसके अलावा ये इंश्योर करना कि सारे सिटीजन्स के पास खाने पीने की चीज़ें हो, हेल्थ हो, फैसिलिटीज़। अगर मान लो सिटीजन्स की हेल्थ की रक्षा गवर्नमेंट का काम ना होता, गवर्नमेंट हेल्थ की रक्षा ना कर रही होती, तो क्या आज कोविड-19 से रिलेटेड कुछ भी सिचुएशन में डिसीजन गवर्नमेंट लेती? नहीं लेती, लेकिन उसकी ड्यूटी है कि हमारी हेल्थ की सुरक्षा करे। इसके अलावा कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, जैसे सुनामी आ गई, कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, जैसे भी वेस्ट बंगाल में आया था, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो भी गवर्नमेंट का ही काम होता है। उसके अलावा देखें कि इन सारी चीज़ों के बाद जो लोग इफेक्ट होते हैं, अब लोगों के पास क्या है कि अगर मान लो बाढ़ आ गई तो लोगों के पास तो लिमिटेड ज़मीन थी, वो तो डूब गई। अब वो लोग तो बिल्कुल गरीब हो गए, ना कुछ कर सकते हैं। मान लो वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, एक जगह पर खेती ही करते थे, अब उनकी ज़मीन तो चली गई तो खेती भी नहीं कर सकते, पढ़े लिखे नहीं है तो कहीं और जॉब भी नहीं लग सकती। तो अब इन्हें कौन फ़ायदा सहायता देगा? उन्हें सहायता देगी गवर्नमेंट, ये भी गवर्नमेंट का काम है। इसके अलावा अगर किसी ने कोई कमिट करा है क्या क्राइम, तो कोर्ट में सज़ा देना भी गवर्नमेंट का काम है। अगर गवर्नमेंट सज़ा नहीं देगी तो क्या होगा? हर कोई क्राइम ही करेगा, फिर तो लॉ का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर मैम ने कहा कि होमवर्क कल करके लाओगे और मैम आपको कभी नहीं डांटती हैं होमवर्क करके लेके जाने पे, तो बच्चे होमवर्क ही करना छोड़ देंगे, है ना। तो वो सज़ा देना भी ज़रूरी हो जाता है। और कोर्ट भी इसलिए किसका पार्ट है? गवर्नमेंट का पार्ट है, ठीक है। अगर हम इसके अलावा देखें तो आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि वो ये सारे काम कैसे मैनेज करती है और इसे क्या ज़रूरत है भाई इतना सारा काम करने की। और जब वो करती है तो ह्यूमन बींग्स, देखो अब वो आंसर दे रहा है कि जब भी ह्यूमन बींग्स एक साथ रहते हैं तो उन्हें एक साथ काम करना होता है, और वो एक साथ काम कर पाए इसलिए कुछ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने ही पड़ते हैं, ठीक है। डिसीजन तो आप लोग ही ना, अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? अगर मान लो घर पे पापा या मम्मी या जो भी बड़ा दादा दादी डिसीजंस नहीं लेंगे तो फिर कैसे काम होगा? आप तो 24 घंटे फ़ोन ही चलाओगे, तो ये तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपको बैलेंस करके चीज़ें चलनी पड़ती है ना, तो इसलिए वो रूल्स वगैरह बनने ज़रूरी होते हैं। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो काम है ये जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे जो भी लोग क्राइम करते हैं उन्हें सज़ा मिलती है, जिससे क्राइम वगैरह कंट्रोल किया जा सके। ये क्या है? रेलवेज़ है, इंडियन रेलवे हमारी भारत सरकार के अंडर ही है। आपको पता है एक ट्रेन भी लॉन्च हुई थी अभी, वंदे मातरम करके, वंदे भारत एक्सप्रेस है शायद, ठीक है। ऐसे तो ये सारी काम कौन करता है? ये भी गवर्नमेंट करती है। ये भारत पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस चेक करना, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें लिंक होती है ना। सारा सामान अगर मान लो एक जगह पे, ए जगह पे कोई सामान बना, बी जगह पे पहुंचाना है, कैसे पहुंचेगा? या तो बाइक से या किसी भी ट्रांसपोर्ट से। ट्रांसपोर्ट में क्या लगेगा? पेट्रोल। तो पेट्रोल तो हर जगह काम का है। तो ऐसी फैक्ट्रीज भी कुछ कंपनीज कुछ ऐसी गवर्नमेंट भी चलाती है जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो ये सारे काम गवर्नमेंट के हैं। इसके अलावा सम रूल्स टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन, कुछ रूल्स भी बनाने होते हैं जो सब लोगों पे अप्लाई हो सके। अब देखो यहाँ पे नीड क्यों है? अब हमारे पास नीड है ना कि हम रिसोर्सेज को कंट्रोल करें अपनी कंट्री के। अगर मान लो हमारे पास लिमिटेड पेट्रोल है और सब लोग पेट्रोल ही वेस्ट करते रहेंगे तो क्या होगा? पेट्रोल एक दिन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़रूरत है ना कि आप कंट्रोल रूप से रिसोर्सेज का यूज़ करो। जैसे पानी कहते हैं, पानी बचाना चाहिए, क्यों? क्योंकि पानी लिमिटेड है यूज़ करने वाला, ठीक है। तो इसलिए रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा हमारी जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन नहीं सॉरी, जो कंट्री की टेरिटरी है यानी कि कंट्री की बाउंड्री है, उसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो इसलिए जिससे पीपल सिक्योर फील कर सके, ठीक है, कि वो डरे नहीं कि हमारे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट का काम है उस चीज़ को सिक्योर करना। तो गवर्नमेंट क्या करती है? जो लोग हैं, लोगों के बिहाफ पे, यानी कि लोगों के काम, लोगों की जगह पे जो गवर्नमेंट होती है वो ये सारे डिसीजन लेती है। अब लोगों के काम है, लोगों की लाइफ है, लोगों को लेके चलनी चाहिए आगे। लेकिन लोग क्या करते हैं? हम लोग वोट देते हैं ना, आपने देखा होगा मम्मी पापा वोट देने जाते हैं तब वो गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं और फिर वो गवर्नमेंट ही हमारे लिए डिसीजन बनाती है, ठीक है। तो अभी आप डीपली भी पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट क्या करती है? बेसिकली लोगों के बिहाफ पे खुद काम करती है, ठीक है, डिसीजंस लेती है, ठीक है, और उन्हें इम्प्लीमेंट भी करवाती है कि लोग उसे पालन करें, लोग उसका, ये भी चीज़ वो गवर्नमेंट ही देखती है। अब देखो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के क्या क्या लेवल होते हैं। तो 3 लेवल पे होती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। पहले तो एक तो हो गया सेंट्रल लेवल, एक हो गया स्टेट लेवल और एक हो गया जो आपका विलेज और टाउन वाला लोकल लेवल होता है, ठीक है। तो सेंट्रल यानी कि जो पूरे देश के डिसीजन लेता है, पूरी कंट्री के एक साथ जो डिसीजन होते हैं, ठीक है। स्टेट यानी कि आपको पता है राज्य वाला, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल देश क्या है हमारा, देश का नाम क्या है? भारत, इंडिया, तो एक इंडियन गवर्नमेंट होगी, ठीक है। अगर आपकी कोई स्टेट है, आप केरला से बिलोंग करते हो, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, तो अगर तो ये इनकी क्या होगी? अपनी खुद की स्टेट की गवर्नमेंट होगी, वो यूपी गवर्नमेंट कहलाएगी। अगर आप यूपी के अंदर किसी एक डिस्ट्रिक्ट की बात करो, जैसे गाजियाबाद, नोएडा,
या कोई और कानपुर उत्तर प्रदेश में, और कौन आता है, हापुड़ वगैरह आते हैं, ठीक है, मेरठ, ये सारे क्या है, ये आपके लोकल लेवल पर डिस्ट्रिक्ट है, तो इनकी अपनी गवर्नमेंट होगी, ठीक है। अपनी गवर्नमेंट मतलब ये गवर्नमेंट के लेवल है, ये सभी लोग गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो गवर्नमेंट 3 लेवल्स पे काम करती है, एक तो देश के लेवल पे, एक राज्य के लेवल पे, और एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल, यानी कि जो आपके गाँव का डिस्ट्रिक्ट का लेवल होता है वो वाला, ठीक है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि सरकार 3 लोग ही चलाते हैं, एक तो सेंट्रल में PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर, स्टेट में CM यानी कि चीफ मिनिस्टर, और जो लोकल लेवल होता है उसमें DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। यानी कि ये 3 मेन लोग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे समझ लो इन 3 लोगों के पास अपनी पूरी कई लोगों का ग्रुप होता है, 545, मतलब बहुत सारे मेंबर्स के ग्रुप होते हैं, ये नहीं कि इन्हीं के हाथ में पावर है, बट हाँ एक तरह से लीडर्स ये होते हैं। तो हमने देख लिया 3 लेवल होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के कितने लेवल हो गए आपके, 3 लेवल हो गए, ठीक है। अब आप मैप में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखो ये क्या है, ये आपको दिखा रहा है, ये जो बाउंड्री है ना, ये वाली जो इंडिया वाली ये बाउंड्री है, ठीक है, इस पूरे जो इंडिया पे रूल कर सकता है वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे इंडिया पे रूल करेगी, ठीक है, इंक्लूडिंग ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप वाला एरिया, ठीक है। लेकिन ये जो राज्य हैं, ये वाले जो आपको राज्य हैं, इनके अंदर रूल करेगी कौन, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे इस महाराष्ट्र में एक, उत्तर प्रदेश में एक अलग राज्य है, तो उनके अलग गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब देखो इस वाले मैप में हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जब आप इस वाले मैप को देखते हो। तो जब मैं बात करूंगी कि ये बाहर वाली बाउंड्री को रूल करेगा, यानी कि जो पूरे को कवर कर रहा है, वो तो कर रही है हमारी कंट्री की जो वो है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा जो अलग अलग ये शेड्स है, जैसे राजस्थान का ये वाला जो शेड है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, तो इन राज्यों को जो रूल कर रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो इनके अंदर भी जब मैं जूम करके देख रही हूँ ना, तो इनके अंदर भी देखो ये हिस्से बना रखे हैं इन्होंने, छोटे छोटे है ना, ये छोटे छोटे क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि इनके अंदर और एक गवर्नमेंट। तो ये 3 लेवल पे गवर्नमेंट हमारी पूरी काम करती है, ठीक है। इसके अलावा आपको पीछे एक एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी, वो आपसे कहेंगे कि आप अपने स्टेट का पता लगाओ, राज्य को, देश बताओ, पड़ोसी देश बताओ। तो जब आप पड़ोसी देश बताओगे तो यहाँ देखो कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश, अभी देख लेते हैं। पाकिस्तान, जिसके साथ हमारा युद्ध चलता ही रहता है, युद्ध नहीं मतलब वो आता रहता है, लड़ाई वगैरह होती रहती है। अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान से बस इतना सा बॉर्डर हमारा टच होता है, ठीक है। ये आपका चाइना वाला इलाका जिससे अब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हमारा, ये देखो यहाँ पे भूटान वाला इलाका, ये भूटान है, ये नेपाल है, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, ये श्रीलंका है। तो ये हमारे क्या है, पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, राज्य नहीं पड़ोसी देश। और अगर आप अपने स्टेट की बात करो, आप अपने स्टेट देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मध्य प्रदेश ले लेती हूँ यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश से कौन कौन लग रहा है, उत्तर प्रदेश लग रहा है, बिहार लग रहा है, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तो ये सब मध्य प्रदेश से लगते हैं। इसके अलावा अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन लगता है, एक तो नेपाल की बाउंड्री है, तो दूसरा देश ही लगता है एक तो हमसे, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड लगता है, ठीक है, यहाँ हरियाणा लगता है, दिल्ली लगता है, राजस्थान भी लगता है, मध्य प्रदेश लग रहा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का भी छोटी सी बाउंड्री लग रही है, ये देखो यहाँ पे झारखंड भी है और यहाँ बिहार है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे पड़ोसी देश, ठीक है, अलग अलग राज्य के। आप अपना राज्य देख सकते हो जहाँ पे भी है आप रहते हो, और आसपास वाले अपने एरियाज देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी थी। इसके अलावा वो कह रहे थे कि आप अपने राज्य के अंदर के अपने जिले को देखो, कि आप मान लो जिस भी जिले में रहते हो, मेरठ में रहते हो या किसी और जिले में रहते हो उत्तर प्रदेश के या फिर किसी और राज्य के, तो आप अपने आसपास के जिलों को भी देखो। तो आप देख सकते हो मैप में आराम से। अब हम आगे चलते हैं, लॉज एंड गवर्नमेंट। अब सरकार और सरकार के कानूनों का क्या मतलब है। देखो जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, लॉज को बनाती है, हर किसी की जिंदगी पे वो फर्क डालती है। अब वे कैसे फंक्शन करता है, गवर्नमेंट इसी तरह से फंक्शन कर सकती है, गवर्नमेंट लॉज बनाएगी, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करेगी और लोगों की लाइफ को सुधारेगी, ठीक है। गवर्नमेंट के पास पावर आती है डिसीजंस लेने की, ठीक है, और डिसीजन को एनफोर्स करने की भी, यानी कि लागू करने की भी। ये नहीं मैंने लॉ तो बना दिया कि सभी लोग 5 बजे सुबह योगा करेंगे, जैसे आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो अगर हमने लॉ बना दिया कि सब 5 बजे योगा करेंगे, लेकिन मैं किसी को डांटती नहीं हूँ अगर कोई नहीं करेगा तो, ठीक है, मैं सब किसी को उठाती नहीं हूँ फोर्सफुली, तो फिर कौन उठेगा 5 बजे और कौन वो काम करेगा, ठीक है। तो जो पावर जो आपने लॉ बना दिया है ना, उस लॉ को इन्फोर्स करवाना भी, उस लॉ को लागू करवाना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यही गवर्नमेंट का काम है। इन्होंने फिर एग्जांपल दे रखा है कि अगर मान लो कि ड्राइविंग लाइसेंस वाला काम है कि सबको ड्राइविंग लाइसेंस लेकर ही बाहर निकलना है, तो अब सरकार ने पहले क्या बनाया, लॉ बनाया कि ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है। फिर क्या करेगी सरकार, जो भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मिला या तो उसे जेल में डालेगी या फिर उससे क्या करेगी, उससे टैक्स लेगी, यानी कि उससे फाइन लेगी, ठीक है, एक तरह से पैसे लेगी। तो जो गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग है ना, वो इस तरह से काम करती है, और बिना लॉ बनाए हुए पूरा कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता, गवर्नमेंट का कुछ भी काम नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है,
क्या गवर्नमेंट इस तरह से भी काम करती है कि अगर किसी इंसान को ऐसा लग रहा है कि जो सरकार ने लॉ बनाए हैं उन लॉ का पालन नहीं हो रहा, ठीक है, या फिर जो मेरे अधिकार हैं उनका पालन नहीं हो रहा, तो वो गवर्नमेंट से पूछ भी सकता है कि भाई उसे पालन करवाओ। वो क्या कर सकता है, वो कोर्ट में जा सकता है। मान लो गवर्नमेंट ने तो कहा है कि सबको इक्वालिटी है कि आप कोई भी जॉब ले सकते हो, जिस भी जॉब के आप हकदार हो, ठीक है, लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि क्योंकि मेरा कोई धर्म, मैं किसी एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करता हूँ या मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता हूँ, इसलिए कोई मुझे जॉब नहीं दे रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फिर कोर्ट में जा सकता हूँ, अप्रोच कर सकता हूँ, फिर कोर्ट क्या करेगी, मेरी बात सुनेगी और मेरे साथ जस्टिस करेगी। तो ये भी गवर्नमेंट का काम है कि अगर किसी को के साथ गलत हो रहा है, लॉ का पालन नहीं हो रहा है, तो वो भी गवर्नमेंट काम करे। अब देखो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कैसी होती है। अब सरकार कितने तरह की होती है बेसिकली, अभी हम छोटे लेवल पर देखेंगे तो सिर्फ 2 तरह की सरकारें हम देखने वाले हैं। पहली सरकार तो मोनार्क वाली होती है। मोनार्क यानी कि जो राजा महाराजा, तो हम पहले से देखते आ रहे हैं, ठीक है, पहले हमारे यहाँ पे भी मोनार्क था। और एक दूसरी डेमोक्रेसी जो हमारे यहाँ पे अब है। डेमोक्रेसी क्या होती है, यानी कि जिसमें लोग वोट करते हैं, ठीक है। अगर हम मोनार्क की बात करें तो मोनार्क में राजा शासन करता है, ठीक है, जो लॉज बनाता है राजा ही बनाता है। राजा ऐसा कर सकता है कि अपने 4-5 कुछ मंत्रियों से पूछे, लेकिन जरूरी नहीं होता कि उनकी बात माने भी, राजा की ही चलती है पूरी, ठीक है। आप जानते हो, जैसे आप रावण को देखते हो, आपको रावण बहुत अच्छे से याद होगा, पिक्चर क्लियर होगी कि राजा था भाई, अपनी सुनता था, ईगो में रहता था पूरा, ठीक है, जनता की सोचते, मतलब वैसे तो रावण ने बहुत डेवलपमेंट करे, आप ऐसा नहीं कहोगे कि राजा रावण के टाइम पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, श्रीलंका में हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी राजा क्या देखता है, वो अपनी पावर देखता है, पीपल को उसे जवाब नहीं देना होता, जो लोग हैं उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोग, किसकी सरकार है, लोग ही वोट करके भेजते हैं। तो यहाँ के जो नेता होते हैं, ये जब कोई भी अपना डिसीजन लेते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उन्हें जवाब देना पड़ता है जनता को। अब ये जवाब कैसे देना पड़ता है, अब हम लोगों ने इन्हें वोट देके भेजा है डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जो लोगों ने वोट करके आपको भेजा है, तो जब लोगों ने आपको वोट करके भेजा है, तो जब आप दोबारा वोट मांगने आओगे तो लोग आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्या, कि अगर आपने कुछ गलत किया लोगों को, यानी कि अगर आपने कुछ ऐसा किया कि जो लोगों के लिए गलत था, तो फिर लोग आपसे पूछेंगे, आपको दोबारा वोट ही नहीं देंगे। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये जो सरकार होती है वो लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, उन्हें जवाब देना होता है। जो आप मीडिया देखते हो, जो टीवी चैनल्स होते हैं या न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन ही तो करते हैं डेमोक्रेसी, वो गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट कोई काम करती है, उसे एनालिसिस करते हैं, उसका पक्ष विपक्ष बताते हैं, हर चीज़ का अच्छा बुरा होता है, ठीक है, गुड एंड बैड्स होते हैं, वाइसेस एंड वर्च्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है कि इससे क्या होता है, हमें हर चीज़ की, हर पॉलिसी का अच्छा और बुरा पता चलता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, अगर कुछ ज़्यादा ही गलत डिसीजन कोई ले लेगा तो गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म भी होगा। क्रिटिसिज्म मतलब यानी कि गवर्नमेंट की बुराइयां करेंगे लोग, ठीक है। और इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, ट्राई करती है कि कम से कम गलत काम करे और लोगों की भलाई में काम करे डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। तो देख लिया आपने मोनार्की क्या, जिसमें डेमोक्रेसी नहीं होती, राजा शासन करता है और उसी का ही बेटा शासन करता है, यानी कि बेटे के बाद बेटे के बाद बेटा, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं होता कि बेटे के बाद बेटा, जो लोग जिसे चुन के भेज देंगे वो क्या बन जाएगा, लीडर बन जाएगा, ठीक है। तो ये लोगों का शासन होता है। किसका शासन होता है, लोगों का, पीपल्स का शासन होता है। लेकिन जो राजा महाराजा, जो मोनार्की होती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। मोनार्की में राजा का ही शासन होता है, लोगों का कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता, ठीक है। राजा जो चाहे वो कर सकता है। तो हमने पूरा देख लिया। देखो ये राजा महाराजा है, ठीक है, ये अपने मज़े में रहते थे आराम से, ठीक है। अब वो डिस्कस करने को कह रहा है कि आपसे वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, बेसिकली सबसे पहले पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है, डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू इन्वॉल्व इन द डिसीजन दैट अफेक्ट दैम, यानी कि क्या आपको लगता है कि लोगों को उस डिसीजन में इन्वॉल्व होना चाहिए जो तुम्हें अफेक्ट करेगा। मान लो कि मेरा मन है, मैं आपकी टीचर हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, और हम कहते हैं कि मुझे आपको 5 घंटे पढ़ाना है और आपका मन ही नहीं है 5 घंटे पढ़ने का, या आप बीमार हो, मैंने आपकी सुनी नहीं, सिर्फ मैं अपना डिसीजन सुना दिया, तो इससे क्या होगा, यानी कि आपको अपने डिसीजन में थोड़ा तो वो होना चाहिए था, मुझे आपसे पूछना तो चाहिए था एटलीस्ट, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ होती है, तो इसलिए ज़रूरी है ना कि हम अपने डिसीजन में, जिसपे जो डिसीजन हमें अफेक्ट कर रहा है, उसमें हम अपनी मत रख सकें, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको लगता है कि हमें वो होना चाहिए, यानी कि अधिकार होना चाहिए कि जो डिसीजन हमें अफेक्ट करे उस पर हमारी वैल्यू भी हो, तो हाँ भाई होना चाहिए। फिर वो क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ आप रहते हो, आप वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट चाहोगे, मोनार्की राजा महाराजाओं वाली या डेमोक्रेसी जिसमें आप खुद चुनते हो, तो ऑब्वियसली सब वही चाहेंगे जो हम खुद चुनते हैं, या फिर आपका डिसीजन जो आप बता सकते हैं। इसके अलावा जो नीचे वाली स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। अब ये स्टेटमेंट क्या है, पहली कह रही है कि मोनार्क में जो कंट्री के सिटीजन होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, जी नहीं, मोनार्की यानी कि राजा महाराजाओं का शासन, तो वहाँ पे तो हम लोग वोट ही नहीं करते, सिटीजन वोट ही नहीं करते, खुद ही वो राजा बन जाते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। आपको फिर से बताना है क्या गलत है क्या सही है, और सही आपको लिखना भी है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि जो राजा की इन अ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी के अंदर जो राजा होता है कि उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है कंट्री को रूल करने के लिए। इन अ डेमोक्रेसी अ किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर्स टू रूल,
द कंट्री। तो डेमोक्रेसी में एक तो राजा ही नहीं होता है, वो एब्सोल्यूट पावर थोड़ी ना होती है। वैसे तो जिसे हम चुन के भेजते हैं उसके पास पावर होती है, लेकिन जो लोग चुन के भेजते हैं उसके पास होती है। फिर वो कह रहा है मोनार्की में क्या लोग क्वेश्चन उठा सकते हैं? अगर राजा ने कुछ गलत करा तो राजा के ऊपर क्या हम लोग सवाल उठा सकते हैं? अगर राजा का ही शासन है तो नहीं भाई, राजा के ऊपर तो हम कोई क्वेश्चन उठा ही नहीं सकते सवाल। तो वो सी वाला भी गलत है। बी वाला एक तरह को आप सही कह सकते हो कि ना डेमोक्रेसी या किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री। पहली बात तो किंग नहीं होते, लीडर्स होते हैं, इसलिए ये गलत माना जाएगा। ठीक है, नेता होते हैं, वो राजा महाराजा नहीं हो सकते आपके। ठीक है, अगर आप आगे बात करोगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, तो आपको पता है इंडिया में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी यानी कि हम ही लोग उस पर शासन करते हैं। ये डेमोक्रेसी हमारे देश को कब मिली? आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल। हमने बहुत सारे स्ट्रगल करे हैं। आपने नाम सुना होगा गांधी जी का। गांधी जी ने बहुत स्ट्रगल किया था कि देश को आज़ाद करवाओ। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी डेमोक्रेसी बनी थी, एकदम से ऐसी नहीं बनी थी। ठीक है, कई और दुनिया के देशों में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ है इस चीज़ के लिए। अगर आप मेन फीचर देखोगे डेमोक्रेसी का, तो वो क्या होता है, लोगों के पास अधिकार होना चाहिए अपने लीडर्स को चुनने का। ये मेन फीचर है अभी डेमोक्रेसी का। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या होता है, लोगों का ही शासन होता है एक तरह से, और वो अपने ही जो राजा वगैरह होते हैं उन्हें चुनते हैं, जिनसे भी वो काम वगैरह होता है। अगर आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करो, हमारे टाइम पे कौन सी गवर्नमेंट है? रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि हम ये तो कह देते हैं कि लोगों का शासन है, लेकिन हम लोग खुद थोड़ी ना अपने लिए लॉ बनाते हैं। अगर मान लो सरकार को कोई लॉ बनाना था कोविड-19 के लॉकडाउन के लिए, तो सरकार ने एक जने से पूछा थोड़ी था भाई लगा दूं लगा दूं लगा दूं लगा दूं। अगर ऐसे पूछता तो हो लेता डिसीजन, इतने में तो पता नहीं क्या हो जाता। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने तरफ से वोट दिए कुछ लोगों को, और अपने कुछ लीडर्स को चुन के। ठीक है, अगर आप बात करो तो लोकसभा में 545 लोग हैं, भेजते हैं हम। ठीक है, तो लगभग 543 होते हैं। वैसे तो 2 अलग से मनोनीत होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट चुनता है, तो लगभग 543 समझ लो आप। हम पूरी इतनी बड़ी जनता ने 543 लोगों को ऑलरेडी चुन लिया। अब इन 543 लोगों का काम है कि वो हमारी तरफ से क्या बाकी सारे काम वो करेगी। ठीक है, जैसे आपको मॉनिटर होता है, क्लास मॉनिटर, तो हर कोई तो मॉनिटर, अगर मान लो मॉनिटर को कुछ काम करना है कि सब लोग चुप बैठो, या फिर कुछ और अटेंडेंस लेनी है, तो अब हर कोई अटेंडेंस लेने बैठ जाएगा, तब तो हो गई अटेंडेंस। ठीक है, तो फिर कोई एक क्या करता है, अटेंडेंस ले लेता है। जैसे आपकी टीचर है, वो एक टीचर है जो अटेंडेंस लेती है, वो आप सबको रिप्रेजेंट कर रही है उस टाइम पे। ठीक है, तो वो जो 543 वाला जो सिस्टम है ना, बस यही लोग क्या करते हैं, पूरा डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हुई। कौन सी? रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हमें कोई और रिप्रेजेंट कर रहा है, हम खुद नहीं जा रहे हैं, हमें कोई और रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, तो यही हमने देखा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं इसमें, जिसमें कि पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जब बल्कि वो अपने प्रतिनिधियों को आगे भेजते हैं। फिर ये जो प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि जो जीत के आए होते हैं, वो मिलते हैं, वो डिसीजन लेते हैं पूरी पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो अपने आप को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कह सकती जब तक वहाँ के लोगों के पास यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ना हो। अब ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? तो देखो, पहली बार तो यूनिवर्सल यानी कि पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड की बात होती है। पहली बात तो ब्रह्मांड ने, जिस देश की आप बात कर रहे हो ना, ठीक है, या फिर जिस राज्य की आप बात कर रहे हो, उस जगह पे हर इंसान, उसकी बात हो रही है। अडल्ट यानी कि एक पर्टिकुलर एज में अगर वो बड़ा हो जाए, जैसे हमारी एज क्या है 18 ईयर्स, कि जब तक हम 18 ईयर्स के होते हैं, हम 18 ईयर्स के बाद वोट देने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट, यानी कि जिसमें सभी को राइट टू वोट हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर एज के हो जाने के बाद। पहले ये एज क्या थी, 21 थी, तो वो बात अलग है, एज तो डिफर करती रहती है, कभी कुछ अलग अलग देशों में अलग अलग है। इस टाइम 18 ईयर्स है। ठीक है, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होता है कि हर इंसान को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, वुमन है या आदमी है या कुछ और है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। अगर वो पर्टिकुलर एज का है, 18 साल का है, तो उसे वोट देने का अधिकार होगा। इस टाइम 18 साल, वैसे पहले अलग अलग भी थी। ठीक है, तो अब बात होती है कि अब आप सोचो कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो गवर्नमेंट कैसे चुन सकता है? लेकिन इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि क्या आपको लगता है कि पहले जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तो क्या उन्हें बिल्कुल अकल नहीं थी? ऐसा तो नहीं है ना। हम अपने दादा परदादा को देखते हैं, वो कितने समझदारी भरी बातें करते हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान ही ज्ञान नहीं होता है ना, जब आप सीखते हो लाइफ से, वो भी ज्ञान होता है। तो हर किसी को अधिकार होना चाहिए ना कि मेरे ऊपर कौन शासन करेगा, भले ही मैं पढ़ा लिखा हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, या फिर अगर मैं गरीब हूँ तो क्या मैंने गुनाह कर दिया गरीब होके, कि अगर मैं गरीब हूँ तो मैं अपना राजा भी नहीं चुन सकता, बाकी सब चुन सकते हैं और मैं नहीं चुन सकता? तो ये कोई बात थोड़ी नहीं हुई। तो सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन अगर बात करें वुमेन्स की, तो वुमेन्स को और गरीबों को एकदम से अधिकार नहीं मिले। यूएसए में, जिसे आप अमेरिका के नाम से जानते हो, और यूके में, यानी कि जो ब्रिटेन वाला इलाका है जिन्होंने हमारे ऊपर शासन करा था, तो इन दोनों ही जगहों पे राइट टू वोट वुमेन्स को काफ़ी लेट मिला। इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा मतलब मूवमेंट वगैरह चलाया, आंदोलन करे, तब इन्हें राइट टू वोट जाके मिला। कैसे मिला, आप धीरे धीरे इनकी स्टोरी देखते हैं। तो ये क्या है, सफरेज के लिए, यानी कि इन्होंने
यानी कि उन्होंने जो वोट देने का अधिकार था उसे पाने के लिए क्या किया, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया। स्पेशली इन्हें फ़ायदा कब हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप पढ़ोगे बाद में कि पहला विश्व युद्ध, पूरी दुनिया में युद्ध होता है, ठीक है। लगभग 4 कंट्री एक जगह, समझ लो 4 कंट्री एक जगह और बाकी सारी छोटी छोटी कंट्री भी सब इनसे मिल जाती हैं, तो दुनिया 2 भागों में बट जाती है और फिर इनके बीच में युद्ध हो जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उस टाइम पे क्या हुआ, सारे आदमी तो चले गए सेना में, तो फिर देश के अंदर कौन काम करेगा। मान लो पहले आदमी फैक्ट्रीज में लग रहे थे, अभी फैक्ट्री के लोग तो चले गए सेना में। जब इतना बड़ा युद्ध हो रहा है कि पूरी जो दुनिया है वही युद्ध कर रही है, तो सारे आदमी तो सेना में चले गए, ठीक है। अब वुमेन्स को घर से निकल के इन फैक्ट्रीज में काम करना पड़ा, ठीक है। अब ये फैक्ट्रीज भी तो चलनी थी, खाना तो खाना ही पड़ेगा। इन सेना जो यहाँ पे सेना गई है, इसे भी खाने के लिए चीज़ें चाहिए, इन्हें भी बंदूक चाहिए, तो बंदूक बनेगी कहाँ, इन फैक्ट्रीज में बनेगी। पहले इन फैक्ट्रीज में कौन काम करते थे, आदमी काम करते थे, लेकिन अब आदमी कहाँ चले गए, सेना में, तो यहाँ पे काम कौन करेगा, वुमेन्स काम करेंगी। तो जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब दुनिया ने देखा कि वुमेन्स सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है। ये नहीं है कि आप उन्हें घर तक ही सीमित रखो, वो सारे काम भी कर सकती हैं जो कि एक मैन कर सकता है। तब लोगों को समझ में आया कि उन्होंने कितना ज़्यादा उनके साथ गलत कर रखा था, इन अनफेयर था, यानी कि वो ठीक नहीं था, फेयर नहीं था, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, एक स्टीरियोटाइप बना हुआ था, जो आपने पहले पढ़ा था ना, स्टीरियोटाइप, जो हम पहले ही अपनी मन में सोच रख लेते हैं कि वो ये काम कर ही नहीं सकती हैं, ठीक है। बल्कि आजकल तो लड़कियां आर्मी में भी जा रही हैं। जो आप सेना की बात करें, उस टाइम तो सेना में सिर्फ आदमी गए थे, वुमेन्स ने क्या किया था, फैक्ट्रीज में काम किया, लेकिन अब तो आर्मी में भी आप जानते हो कि वुमेन्स जाने लगी हैं। तो धीरे धीरे वो सिचुएशन, वो जो सोच थी वो कम हुई, ख़त्म हुई। और फिर बाद में अमेरिका में कब वोट मिला लोगों को, मतलब वुमेन्स को अधिकार कब मिला वोट देने का, 1920 में, और यूके को 1928 में वोट देने का अधिकार मिला, ठीक है। तो अगर एक बार हम मैप में देख लें, जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी, अगर आप आगे जाके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते तब भी, तो चलिए देखते हैं। तो देखो ये आपका है वर्ल्ड मैप, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका इंडिया वाला इलाका आपको दिख गया होगा, यहाँ पे इंडिया है हमारा। तो ये अमेरिका का है, जो यूएसए है वो यहाँ पर है, ठीक है। जब आप बड़े हो जाओगे तो और डीपली देखोगे। और अगर आप यूके की बात करो तो ये वाला इलाका है, यहाँ पे आपको यूके मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ वाले लोग, इन्हीं यूके वाले लोगों ने हमारे पास शासन किया था। ये लोग यहाँ से आए थे दुनिया के इस कोने से, ठीक है। तो ये वाले जो लोग थे, इन्होंने कब दिया लोगों को, अपनी महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में, और इन लोगों ने कब दिया 1920s में, ठीक है, 1920 में। और हमें आज़ादी कब मिली थी, 1947 में, ये हमें पता ही है, ठीक है। तो यहाँ 1920 में, यहाँ 1928 में, और हमारे देश को आज़ादी ही 1947 में मिली थी। और हमारा संविधान कब लिखा गया था, 1950 में। या आप जब बड़े हो जाओगे तब अपने आप ही याद हो जाएगा। तो 1950 में ही वुमेन्स को सीधे ही हमने अधिकार दे दिया था। हमारे यहाँ पे वुमेन्स को स्पेशली वोट देने के अधिकार के लिए लड़ना इतना नहीं पड़ा था, ठीक है। तो चलिए अब फिर से अपने वहीं चलते हैं। फिर वो ये वही कह रहा है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से पहले कभी कभी ऐसा होता था कि वुमेन को अधिकार नहीं था, गरीबों को अधिकार नहीं था, या फिर उन्हें भी अधिकार नहीं था जिनके पास संपत्ति नहीं है। इनके अगर कोई गरीब है तो उसे अधिकार नहीं था वोट देने का भी, ठीक है। जो अनएजुकेटेड है उन्हें भी अधिकार नहीं था। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, रूल और रेगुलेशन बने, और फिर धीरे धीरे बाद में वोट देने का अधिकार सबको मिला। और हमारे इंडिया में तो सबको मिल ही गया था, क्योंकि हमारे देश से पहले ही काफ़ी सारे आंदोलन बाकी देशों में हो चुके थे, तो हमने उनसे सीख के अपने में सुधार कर लिया। ये देखो एक फोटो है कि गांव में कैसे इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये जो अंकल हैं, बाबा जी हैं, ये जब वोट दे रहे हैं तो इनके हाथ पे निशान बनाया जाता है। कभी आप अपने मम्मी पापा के साथ गए हो इलेक्शन सेंटर पे, ठीक है, तो वो मम्मी की पापा की उंगली पे कुछ ना कुछ ब्लू से या ब्लैक से निशान बनाते हैं, जो निशान एकदम से नहीं मिटता है, जो प्रूफ होता है कि आपने भाई क्या दिया है, वोट दे दिया है, जिससे आप दोबारा वोट ना दे सको, सभी एक ही वोट दे सके और फेयरली एक सब काम हो जाए। तो ये इसलिए था। अब देखो ये जो तरीका था ना कि आप गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं दोगे या फिर और लोगों को नहीं दोगे जो पढ़े लिखे नहीं है, तो गांधी जी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा शौक थे, यानी कि उन्हें भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात हुई कि वो वोट नहीं दे सकते, उन्हें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी कि जो हर बड़े इंसान को वोट देने का अधिकार है, वो भी गांधी जी ने उसके लिए भी लिखा है। जो जर्नल यंग इंडिया करके एक न्यूज़पेपर, एक राइटिंग उन्होंने लिखी थी 1931 में, उन्होंने लिखा था कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसा आइडिया है कि जिन लोगों को वोट देने का अधिकार बस उनके पास है जिनके पास पैसा है। क्या अब मेरी गलती है अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ? अब क्या मेरी गलती है मेरे पास पैसा नहीं है? मेरे पास पैसा नहीं था तभी तो नहीं पढ़ पाया, ठीक है। और पैसा क्यों नहीं था? पहले बहुत सारे रीजंस थे भाई, गरीबी तो था ही हमारा देश, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये मुझे नहीं रोकनी चाहिए वोट देने के लिए, ठीक है। अगर मैं पूरे दिन पसीना बहाता हूँ अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, तो क्या वो मेरी गलती है कि मैं मतलब गरीब हूँ? तो इसलिए मुझे अधिकार होना चाहिए, ये गांधी जी ने लिखा था, ठीक है। आप ये वाली एक्टिविटी में करवा चुकी हूँ कि आपको यूनियन टेरिटरीज, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट देखने थे। यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं? अगर तो एक बार हम अपनी यूनियन टेरिटरीज देख लेते हैं तो कौन कौन सी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। एक तो देखो यहाँ पे लक्षद्वीप, ठीक है, अंडमान निकोबार, ठीक है, ये आपकी 1 हो गई। 2 थर्ड आपका पुडुचेरी हो गया। ये पुडुचेरी 2 इलाकों में, यहाँ पे वाला भी और यहाँ वाला भी, तो ये मिला के 3 होता है। तो 1 2 3
फोर्थ आपका ये दमन और दीव और दादर और नागर हवेली। फिफ्थ और सिक्स्थ कौन सी बनी है अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है, यहाँ पे अभी ये डिवाइड हुआ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 5 और 6। सेवंथ आपकी कौन सी है, चंडीगढ़, जो कि 2 राज्यों की राजधानी है, ठीक है, और 8th आपकी दिल्ली, ये क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। अभी आपको शायद याद ना हो लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, आपको ये याद करना भी नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है, आप बड़े होके अभी खुद ही याद कर लोगे। इसके अलावा आपसे सीधा क्वेश्चंस करे जा रहे हैं कि कौन सा काम कौन सी गवर्नमेंट करेगी, आपको ये बताना है। अब देखो डिसीजन लिया जा रहा है कि गवर्नमेंट को रशिया से बात करना है, यानी कि रूस से बात करनी है, तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी दूसरे देशों का काम। वेस्ट बंगाल में जो 8th क्लास तक के बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, उनके बारे में डिसीजन कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही देखेगी वेस्ट बंगाल की, ठीक है। इसके अलावा जो दिलबर्ग है, ये जो डिब्रूगढ़ और जो कन्याकुमारी, वहां तक की रेलवे ट्रैक बनानी है। कन्याकुमारी कहाँ है, देश के बिल्कुल नीचे वाला इलाका है, और ये डिब्रूगढ़ कहाँ है, बिल्कुल ऊपर अरुणाचल प्रदेश असम वाले इलाके में है। तो इतना बड़े सारे राज्यों को क्रॉस करता हुआ जाएगा, तो बड़े सारे राज्यों से क्रॉस करता हुआ जाएगा तो बहुत सारे काम होंगे, तो वो कौन देखेगा, सेंट्रली देख सकती है, क्योंकि राज्य का अधिकार तो सिर्फ एक राज्य में, इतने सारे राज्यों में थोड़ी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करो तो क्या होएगा, इसके अलावा डिसीजन लेना है कॉमन वेल बनाना है, यानी कि कुआं बनाना है गांव में, तो कौन बनाएगा, लोकल लोग ही बना लेंगे, वो तो लोकली, ठीक है। चिल्ड्रंस के लिए पार्क बनाना है पटना में, तो वो लोकल गवर्नमेंट भी बना सकती है। गवर्नमेंट की बात करें जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री करवानी है हरियाणा में, तो स्टेट ही गवर्नमेंट करवाएगी इलेक्ट्रिसिटी फ्री। 1000 रुपये का नया नोट, आपको पता ही डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 500,000 के नोट बंद हुए थे, किसने करे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ये काम इन लोगों के होते हैं, आपको ये एक्टिविटीज के जरिए बताना था। अब वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गवर्नमेंट शब्द से आप क्या समझते हो, गवर्नमेंट जो हमारे पर गवर्न करे, शासन करे, रूल्स बनाए और काम करे, ठीक है। आपको बताना है कि 5 कौन से तरीके हैं जिससे वो अफेक्ट करती है, तो सारे हमारे स्कूल वगैरह के सारे लॉज वगैरह सब चीज़ें यही बनाती हैं, ठीक है। आपके जितने भी काम आपने पढ़े हैं वो सब आप बता दोगे। इसके अलावा कहते हैं कि वो आपको लॉज की जरूरत क्यों है, किसी के साथ गलत ना हो इसलिए हमें लॉज की जरूरत है, ठीक है। ये सारी चीज़ें 2 एसेंशियल फीचर क्या है जब हम किसी एक सरकार को डेमोक्रेटिक कब कहेंगे, एक तो लोगों ने वोट दिया हो, ठीक है, लोगों की सरकार हो, ये जवाबदेह होते, ये लोगों को जवाब भी दे कि उसने क्या काम करा है, उसे जस्टिफाई करे, समझाए लोगों को, तो ये डेमोक्रेटिक के एसेंशियल फीचर होते हैं। सफरेज मूवमेंट क्या है, जब लोगों ने अपने वोट लेने के अधिकार के लिए, वोट देने के अधिकार के लिए क्या किया, मूवमेंट चलाया कि हमें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। उसने क्या किया, उसने सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया, चाहे वो वुमेन्स थे, चाहे वो गरीब थे, कोई भी था, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो गांधी जी थे वो राइट टू वोट के बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, राइट टू वोट में, कि सबको हो, भले ही वो गरीब हो चाहे कुछ भी हो, कि सबके पास अधिकार हो वोट देने का। वो आपसे पूछ रहा है कि आप क्या सोचते हो, भाई मैं तो यही सोचती हूँ कि भाई सबको ये अधिकार होना चाहिए, आप कुछ अलग सोचते हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि ये भी भेदभाव का तरीका है, जो आपने लास्ट चैप्टर में डिस्क्रिमिनेशन वाला पढ़ा था, तो ऑब्वियसली हाँ भाई ये भेदभाव का तरीका तो है ही, अगर मैं गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं दूंगी और खुद अपने पास वोट देने का अधिकार रखूंगी तो ये क्या है, एक तरह से क्या है, गलत ही हुआ उनके साथ। अब तो आपको 5 पॉइंट देने और क्लास में डिस्कस करना है, तो जब भी आपके लॉकडाउन के बाद क्लासेस खुलेंगे तो आप डिस्कस करिएगा बिल्कुल, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।